अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स का एक नया लेक्चर लेकर के आए कि जिसमें हम यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज यूनिट नंबर 6 का जो नाम है वो है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इक्वेशंस किसे कहते हैं। ये जो इनइक्वालिटीज़ वाला पोर्शन है आपका, ये वाला सारा पोर्शन ये आपका यूज़ होगा 6.3 में ना। तो इसको जब हम 6.3 पे पहुँचेंगे तो समझेंगे कि क्या चीज़ है। पहले हम समझते हैं कि इक्वेशंस क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक सेंटेंस है, फॉर एग्ज़ाम्पल के मैंने लिखा कि सम ऑफ अ नंबर एंड 6 इज़ इक्वल टू 0। लेट सपोज़ कि मैंने ये कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखी है, कोई भी स्टेटमेंट लिखी है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि सिंपल आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, मैंने कोई भी एक सेंटेंस लिखा है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं अलजेब्रिक सेंटेंस में ट्रांसफ़र कर दूं तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा है यहाँ पर सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होगा प्लस का साइन, ठीक है ना। तो उसका मतलब है कि सम का मतलब क्या है, प्लस का साइन ऑफ अ नंबर। अब नंबर के बारे में आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक्स है, ठीक है। तो सम ऑफ अ नंबर एंड 6 इज़ इक्वल टू 0। तो हम ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि भाई नंबर कोई भी हो आपके पास और उसमें हमने क्या सम करवा देना है, 6 सम करवा देना है। तो 6 सम करवा देने के बाद वो बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि x प्लस 6, क्योंकि इस स्टेटमेंट को जब हम अलजेब्रिक स्टेटमेंट बनाएंगे, ये अलजेब्रिक सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऐसे ही बनाएंगे ना कि सम ऑफ अ नंबर यानी x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने लगा दिया। अच्छा, अगर ये मैंने यहाँ तक लिखा ना, यहाँ तक x प्लस 6 तक, तो ये आपके पास है एक एक्सप्रेशन जिसको आप कहते हैं नॉर्मली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहूँ, वो चेंजेस क्या है कि अभी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे पास, इस सेंटेंस को मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कि मैंने लिखा है यहाँ पर x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो इक्वल का साइन लगाया है ना, इस इक्वल के साइन को देखना है आपने। जहाँ पर भी जिस भी अलजेब्रिक सेंटेंस में ये इक्वल का साइन आ जाए उसको आप कहते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको लाजमी डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं आता, जबकि इक्वेशन में जो है वो इक्वल का साइन आता है। अब इक्वेशन होती क्या है, देखिए इक्वेशन में ना, जब भी आप इक्वेशन को स्टडी करते हैं तो इक्वेशन का मतलब ये है कि ये बेसिकली दो साइड्स हैं कि जो एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो हम इसको कहते हैं कि आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड है। इक्वेशन जो लफ्ज़ है वो किसकी वजह से आया, इस इक्वल साइन की वजह से आया ना। ये जो आपके पास इक्वल का साइन है, इसकी वजह से हमने इसको क्या कह दिया कि ये क्या है, इक्वेशन है। इक्वल का मतलब क्या होता है, बैलेंस। यानी दो चीज़ों को जब आप कंपेयर करेंगे तो उनके दरमियान में बैलेंस बना हुआ है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा। यानी ज़रूरी थोड़ी है कि आपने सिर्फ जस्ट कह दिया कि भाई ये इक्वेशन है। अब बज़ाहिर अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है x प्लस 6, जबकि राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0। तो अभी तो आपको ये बराबर नहीं नज़र आ रहे होंगे, मतलब आप ये बोलेंगे कि भाई x प्लस 6 0 के बराबर कैसे हो सकता है। तो हमें इसको प्रूव करना पड़ता है, यानी हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। और सॉल्व करने के बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी, यानी किस तरीके से ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंस था हमारे पास सम ऑफ अ नंबर एंड 6, ठीक है। अब ये जो नंबर था इसको हमने x सपोज किया। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई नंबर आना चाहिए कि जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो हम ये कहते हैं कि ये जो x है हमारे पास, ये एक अननोन नंबर है, ठीक है ना। अननोन नंबर है, अननोन वैल्यू है। तो हमें इस अननोन वैल्यू को या अननोन नंबर को मालूम करना है। अगर हम इस x की वैल्यू को मालूम कर पाए तो फिर ये हम जब x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। यानी अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखें। अगर हमें इसकी x की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इसी इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये प्लस का 6 से उधर जा करके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अब वहाँ पर सिर्फ 0 था तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, वहाँ पर माइनस का 6 आ गई। यानी हमने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इस प्लस के 6 को वहाँ पर हमने शिफ्ट करवा दिया। अब अगर आपके पास x की वैल्यू माइनस 6 आ गई, तो जब आप इस x की वैल्यू को इधर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर 0 के। और आपको पता है कि माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या हो गया, 0 इज़ इक्वल टू
0। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो जैसे मैंने बताया कि इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, बैलेंस। और इक्वेशन में हमेशा दो साइड जो है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास इक्वेशन में कोई वेरिएबल आ जाता है और उस वेरिएबल की हमें वैल्यू को मालूम करना पड़ता है, तो हम उसको इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब हमारे यूनिट का जो नाम है वो क्या है, लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास इक्वेशन की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं। इनमें से जो पहली टाइप है हमारे पास इक्वेशन की वो है लीनियर इक्वेशन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन की बहुत सारे टाइप में। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है, जो कि हमारे यूनिट का नाम है। तो इसमें हम खाली लीनियर इक्वेशन को समझेंगे कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली ऐसे इक्वेशन को कहते हैं कि जिसमें हमारे पास डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। यानी लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि जिसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल को हम कहते हैं बेसिकली मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1। लीनियर इक्वेशन कौन से इक्वेशन होते हैं कि जिसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, 1। यानी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने कोई आपके पास स्टेटमेंट लिखी है, जैसे पिछली वाली स्टेटमेंट को हम कॉपी कर लेते हैं, x+6, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर लिख दिया 0। अब ये आपके पास एक सिंपल इक्वेशन है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें जो वेरिएबल गिवन है वो कौन सा है, हमारे पास x गिवन है, जाहिर है कि ये वाला वेरिएबल है हमारे पास। अब इस x की वैल्यू कितनी है, यानी इसकी जो पावर है वो कितनी है, जो इसका एक्सपोनेंट है वो कितना है। तो यहाँ पर कोई भी एक्सपोनेंट शो नहीं हुआ, इसका मतलब इसका एक्सपोनेंट जो है वो कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। एक्सपोनेंट में अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1। तो ऐसी तमाम दिखने वाली इक्वेशन कि जिसमें x की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, क्या कहलाती हैं आपके पास, लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो क्या कि अगर आप लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं ना, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब कि उनकी मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 1 है। तो इससे हमें एक फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि हमें एक चीज़ और पता चली, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला, वो क्या कि यहाँ पर जो पॉसिबल सॉल्यूशन है हमारे पास, पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ 1। यानी क्योंकि लीनियर इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है या जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसी वजह से लीनियर इक्वेशन का जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉसिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आप वैल्यू मालूम करते हैं अननोन वेरिएबल की, वो कितनी निकलेगी, यहाँ पर एक ही वैल्यू निकल सकती है यहाँ पर। तो इससे हमें ये पता चलता है। देखें, इसके बाद फिर आपके पास जो टाइप ऑफ इक्वेशन में दूसरी टाइप आती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर उसके बाद आती है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन, फिर आती है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन की टाइप से हमें ये पता चलता है कि हमें कितने सॉल्यूशन मालूम करने हैं। क्वाड्रेटिक जो है वो बेसिकली सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन है, जिसमें हम ये कहते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल होता है वो कितना होता है, 2। और यही वजह है कि उसमें जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो भी कितने हैं, 2। यानी हमें इक्वेशन के नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई आपको जो वैल्यूज़ मालूम करनी है वो कितनी मालूम करनी है। तो जब भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगी तो उस लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कितनी वैल्यू मालूम की जाएगी, यानी कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे, वो खाली एक होगा। अनटिल और अनलेस कि वो इक्वेशन किसी मॉडुलस के साइन में ना हो या वो इक्वेशन किसी रेडिकल के साइन में ना हो। अगर वो सिंपल लीनियर इक्वेशन है, जैसे ये वाली है आपके पास, ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा यानी जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी, खाली एक। जैसे आपको याद है मैंने अभी ऊपर ये सॉल्व करवाई है इक्वेशन, तो हमने यहाँ पर जो x की वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी, -6। अब इसमें खाली x की एक ही वैल्यू आएगी और वही एक वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमने जो है वो स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.1। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 आपने स्टार्ट करनी है यहाँ पर। और एक्सरसाइज 6.1 बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और इसमें जो हमने काम करना है वो क्या करना है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1 है वो है सॉल्व द फॉलोइंग
इक्वेशंस, यानी हमें इसमें इक्वेशंस गिवन होंगी और उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। जब भी ये सवाल आ जाए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसका मतलब ये होता है कि उसमें जो अननोन वेरिएबल है उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो उसका जो पहला पार्ट है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, तो उसका जो पहला पार्ट है वो है 1/4x और बराबर है ये 5 के। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी हुई है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4x इज इक्वल टू 5। तो ये जो 1 है ये बेसिकली x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको याद है कि हम इसको अगर इस तरीके से लिखते थे पीछे कि x/4 लिखा हुआ है, तो हम उसमें नंबर को सेपरेट करने के लिए क्या कर देते थे, इसको 1/4 कर देते थे और x को अलग कर देते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 है ये x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या बन जाएगा, x/4 इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है सिंपली कि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो जब भी हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम बेसिकली इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हैं उस अननोन वेरिएबल को। तो हमें इंडिपेंडेंट करना पड़ता है वहाँ पर ना। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो 4 है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, ठीक है। इस 4 को आप वहाँ पर शिफ्ट करवा दें, 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आप इक्वल के बाद ले जाएँ इसको। ओ ये क्या हो गया भाई, क्या करना है इसको कि ये x/4 इज इक्वल टू 5 है ना, तो इस 4 को उठाकर आपने वहाँ शिफ्ट करवा देना है। तो जब ये 4 वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के बाद शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई। अच्छा, ये आपको पता ही है कि जो इक्वल की शिफ्टिंग है वो किस तरीके से होती है, यानी अगर प्लस का साइन है, कोई नंबर आपके पास प्लस में है, तो जब वो इक्वल के बाद जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी जो प्लस का साइन है वो शिफ्ट हो जाता है इक्वल के बाद किस में, माइनस में, और माइनस का साइन इक्वल के बाद शिफ्ट हो जाता है किस में, प्लस में। सेम ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो वो इक्वल के बाद जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई शिफ्ट होता है किस में, डिवाइड में, और डिवाइड शिफ्ट होता है किस में, मल्टीप्लाई में। तो ये आपको शिफ्टिंग प्रोसेस पता होना चाहिए कि नंबर्स जो हैं वो जब शिफ्ट होते हैं इक्वल के बाद तो वो क्या हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ शिफ्टिंग ही आपने करनी है और शिफ्टिंग पर ही ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर हमें खाली सॉल्व करने को कहा है, वेरीफाई करने को नहीं कहा, तो हम यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको इस पहले सवाल में खाली समझा दूँ कि हम इसकी वेरिफिकेशन अगर हम करना चाहें तो आप देखेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है। यानी अगर मैं x की वैल्यू मेरे पास 20 आई है, अगर मैं x की जगह पर 20 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर मैं x की जगह पर 20 पुट कर दूँगा तो ये क्या है, 1/4 है ना। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, 20 पुट कर दिया x की जगह पर, हो जाएगा 5। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो 5 इज इक्वल टू 5। तो यानी इक्वेशन क्या हुआ है आपकी, सेटिस्फाई। तो अगेन बता रहा हूँ कि ये वाला जो काम है ये आपको नहीं करना, ये मैंने खाली वैसे ही आपको समझाने के लिए बताया कि हम वेरिफिकेशन बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन ये जब आप उसमें करेंगे सॉल्व एग्ज़ाम्स में, तो आप एग्ज़ाम्स में खाली यहाँ तक करेंगे x इज इक्वल टू 20 तक, क्योंकि हमें ये कहा हुआ है कि जस्ट हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन को, उससे फर्दर हमें सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास ये पहला पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अगला जो पार्ट है इसका वो भी बहुत सिंपल है, ये पार्ट सेकंड है इसका। ये लिखा हुआ है x/4 बराबर है किसके, -3 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, x/4 बराबर -3 के कैसे होगा ये। देखिए अगेन वही कि यहाँ पर हमें x को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, आपको मैं पीछे लिखवा चुका हूँ। यहाँ पर मैंने लिखवाया कि भाई डिवाइड किस में चेंज होता है, हमारे पास ये डिवीजन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है। तो हम यहाँ पर जा करके इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये 4 यहाँ से जब शिफ्ट होगा वहाँ जाएगा तो ये -3 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जब ये -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो गया, -12 हो गया, ठीक है ना। 4 × 3 कितना हो गया, 12। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 क्या कह रहा है, जो पार्ट 3 है इसका वो है -5 बराबर है -x के और अपॉन 6 के। तो यहाँ से हमें सिर्फ इन्होंने चेंज किया कि साइड चेंज कर दी, यानी साइड चेंज करने के लिए क्या किया इन्होंने कि x को अब की बार इन्होंने राइट हैंड साइड पर लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो 6 है इसको वहाँ शिफ्ट करवा देंगे। तो 6 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ जाकर -5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 × 6 कितना हो गया, 30, और ये हो गया -30 इज इक्वल टू -x। अच्छा, हमें x की वैल्यू मालूम करवानी है ना, -x की तो मालूम नहीं करवानी क्योंकि हमें खाली पॉजिटिव वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें ये यहाँ पर पता है कि ये हम काम पहले कर चुके हैं कि भाई नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x बराबर किसके आ गया, 30 के। तो ये इसका पार्ट 3 सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट 4। तो जो पार्ट 4 है आपके पास वो क्या है, पार्ट 4 है आपके पास -x/8 बराबर हो जाएगा किसके, -5 के, ठीक है।
तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, ये भी बहुत सिंपल है। माइनस का एक्स ऐसे ही रहेगा, ये 8 वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस का एक्स और ये बराबर हो गया माइनस के 40 के। अगेन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स बराबर किसके हो गया, 40 के हो गया। फिर पार्ट 5 देख लें। पार्ट 5 क्या कह रहा है, वाई माइनस 2/5 इज़ इक्वल टू माइनस का 1/3। अच्छा, यहाँ पर x की जगह पर इन्होंने अब की बार वेरिएबल दे दिया y, तो इससे कोई इशू नहीं होगा, यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। ये इक्वल का साइन है, इसको ज़रा आप देख लीजिएगा, ये इक्वल का साइन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, y की वैल्यू मालूम करनी है ना यहाँ पर, तो ये माइनस का 2/5 है। अच्छा, ये नहीं करेंगे कि पहले 5 को उठाकर ले जाएँ फिर बाद में 2 को उठा करके लेकर के जाएँ। ये पूरा एक फ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये पूरा एक फ्रैक्शन है और इस पूरे फ्रैक्शन को हमें शिफ्ट करवाना है। तो ये पूरा फ्रैक्शन यहाँ पर माइनस का है, वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये जब वहाँ जा कर के प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस के 1/3 के, और ये वहाँ जा कर के हो गया प्लस का, तो हो गया प्लस का 2/5। अब देखें यहाँ पर दो फ्रैक्शन आ गए ना, और बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो हमने ये पढ़ा है पीछे कि भाई दो फ्रैक्शन आ जाए और बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम निकाल लें, आप यहाँ पर निकाल लें 3 और 5 का एलसीएम, तो 3, 5 3 से निकालें, 3 1 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 5 1 5, तो 3 × 5 कितना होता है, 3 × 5 आपके पास होगा 15। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमें ये देखना है कि भाई ये 3 के टेबल में 15 किस पे आता है, तो 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 पे आता है। तो आपने 1 को मल्टीप्लाई करवा देना है 5 से, तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो ये हो जाएगा माइनस का 5। और 5 के टेबल में 3 किस पे आता है, सॉरी 5 के टेबल में 15 किस पे आता है, 3 पे, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 से, तो प्लस 2 × 3 कितना हो गया, 6। ये 15 है, इसको ज़रा सही कर लेते हैं, 15 है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें आप, ये 15 है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 प्लस का 6 कितना हो गया, प्लस का 1 और अपॉन क्या हो गया, 15। तो ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। तो हमारे पास ये पार्ट 5 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। जी, तो अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 क्या कह रहा है, 2y माइनस 3/5 इज़ इक्वल टू 1/2। तो हमने ये देखना है कि भाई ये पूरा आपके पास क्या है, ये पूरा फ्रैक्शन है आपके पास, सही है ना। अब इस पूरे फ्रैक्शन को हमें क्या करवाना है, बेसिकली शिफ्ट करवाना है कहाँ पर, 1/2 के पास, यहाँ पर यानी इक्वल के पास शिफ्ट करवाना है। तो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप, ये 2y ऐसे ही रहेगा, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3/5 है, तो वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3/5। अब सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में इसका एलसीएम लिया था, तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और 5 का एलसीएम, जैसे 3 और 5 का एलसीएम 15 आया था, वैसे 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 2 के टेबल में 10 किस पे आता है, 5 पे, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 के टेबल में 10 किस पे आता है, 2 पे, तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये हो गया 5, 3 × 2 कितना हो गया, 6, 2y और 6 + 5 कितना हो गया, 11/10। अब ये 2 भी हमें हटाना है क्योंकि हमें 2y की वैल्यू मालूम नहीं करनी है, बल्कि खाली y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y ऐसे ही आ जाएगा, ये 11 ऐसे ही आ जाएगा, 11/10। अच्छा, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ डिनोमिनेटर में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड में जा रहे एक वैल्यू मौजूद है, उसके साथ क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो शिफ्ट होके वहाँ चला जाएगा ये। तो y बराबर 11 और 10 × 2 कितना हो गया, 20। तो ये 11/20 इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद फिर इसका पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 क्या कह रहा है, तो पार्ट 7 यहाँ कर लेते हैं इसका। ये पार्ट 7 है इसका। अच्छा, पार्ट 7 में लिखा हुआ है 2x - 4 / 5 और बराबर हो जाएगा 5x - 12/4 के। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, इसमें दोनों इक्वल के जो दोनों तरफ साइड्स हैं हमारे पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वहाँ पर दोनों फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं। तो हम इस तरीके के सवाल को ऐसे करते हैं कि ये फ्रैक्शन वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। जैसे ये 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये 5 वहाँ जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम ऐसे ये 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये 4 वहाँ पर जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इस 4 को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4, और इस पूरे एक्सप्रेशन से 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। फिर ये 5 यहाँ चला गया, तो 5 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, इस पूरे एक्सप्रेशन से, 5x - 12 से। अब आप इसको सिंपल सॉल्व कर लें। 4 × 2 कितना हो गया, 8, तो ये हो गया 8x माइनस 4 × 4 कितना हो गया, 16। फिर उसके बाद 5 × 5 कितना हो गया, 25, तो ये हो गया 25x, और माइनस 5 × 12 कितना हो जाएगा, 60। ठीक है ना। पहले हमने 4 को दोनों से करवा दिया, फिर 5 को दोनों से करवा दिया। अब देखिए हमने क्या करना होता है कि यहाँ पर जहाँ पर वेरिएबल है ना, जहाँ पर बड़ी वैल्यू वाला वेरिएबल है, वैसे तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हम ज़ाहिर है कि सवाल को आसान बनाने के लिए करते हैं काम, कि जहाँ पर बड़ी वैल्यू वाला x है ना, जैसे ये 25x है, तो इसके पास आप ले आएंगे इस 8x को,
सेम ऐसे ही ये माइनस का 60 है तो आप इसको इक्वल के उधर, यानी नंबर को नंबर के पास और वेरिएबल को वेरिएबल के पास। तो ये माइनस का 16 अपनी जगह पर रहा और ये माइनस का 60 जो है ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस का 60। सेम ऐसे ही ये 25x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 8x है तो यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा। तो 16 में से आप जो है वो 60 माइनस करवा दें, आपके पास बच जाएगा 44 और 25 में से आप जो है वो 8 माइनस करवा दें तो ये आपके पास बन जाएगा 17x। अब आप इस 17 को वहाँ ले जाए तो ये 44/17 बराबर हो जाएगा किसके, x के। अब क्योंकि जो है वो 17 और 44 एक टेबल में नहीं आते हैं तो हम इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 7 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं इसके 8वें पार्ट तक। जी, तो हमारे पास ये जो पार्ट 8 है ये लिखा हुआ है 3x/5 + 7 बराबर है किसके, 2x/3 के। तो सबसे पहला काम आपने इस तरीके के सवालों में ये करना होता है कि जो वेरिएबल्स है ना, जो वेरिएबल वाले फ्रैक्शन है, देखें ये भी वेरिएबल वाला फ्रैक्शन है और ये भी वेरिएबल वाला फ्रैक्शन है। अब यहाँ पर दोनों के पास क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो आप इसको सॉल्व कर लें। या इससे ज़्यादा आसानी हो सकता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंप्लीट सॉल्व कर लें। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखें ये एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। और 7 के नीचे भी सारे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो ये भी एक फ्रैक्शन वैल्यू। तो हम क्या करते हैं इसको, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, इसका मतलब 5 और 1 का आप यहाँ पर एलसीएम निकाल लें। तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 5। तो 5 के टेबल में 5 किस पे आएगा 1 पे, इसका मतलब 3x को 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 के टेबल में 5 किस पे आएगा 5 पे, तो 7 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। 3x ऐसे ही आ जाएगा प्लस 7 × 5 कितना हो गया 35 और ये बराबर हो गया किसके 2x/3 के। अब आप इस 3 को इधर लेकर के आ जाएं और 5 को उधर लेकर के आ जाएं, तो 3 जब इधर आएगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन से क्या होगा मल्टीप्लाई। सेम ऐसे ही ये 5 इधर आकर के 2x से क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 3 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9x और प्लस 3 को आप 35 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो गया 35 × 35 70 और कितना हो गया 105। अच्छा 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 10x। अब ये 9x से ये 10x है तो 9x को आप इक्वल के बाद शिफ्ट करवा दें, मतलब वहाँ ले जाएं, यहाँ पर लेकर के आ जाएं, तो ये 105 ऐसे ही रहेगा, बराबर हो जाएगा 10x - 9x के। तो 10 में से माइनस आपने 9 करवा दिया तो कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 आप लिखते नहीं हैं, तो ये 105 बराबर हो गया किसके, खाली x के। अब इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपके पास पार्ट 9 सॉल्व होगा। पार्ट 9 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, पहले एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 के टेबल में 5 1 पे आएगा तो 3x को आप ऐसे उठा करके लिख देंगे, 3x 1 = 3x। 1 के टेबल में 5 पर आएगा तो 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा 35। अब 3 और 5 का एलसीएम 3 और 5 का एलसीएम मैंने ऊपर लिया है तो कितना आता है 15 आता है। 3 के टेबल में 5 किस पे आएगा, सॉरी 3 के टेबल में 15 किस पे आएगा 5 पे, तो 2x को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 10x। अब ये एलसीएम लेना आपको आता है, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ। 5 के टेबल में 15 किस पे आएगा 3 पे, तो 4x को आप 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो गया कितना 12x। अब शिफ्टिंग करवा दें, 15 को वहाँ ले जाएं और 5 को यहाँ लेकर के आ जाएं, तो ये क्या होगा 15 जब यहाँ पर आएगा तो इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 15 × 3x + 35। सेम ऐसे ही 5 × 10x + 12x। अब इसको सॉल्व करें फर्दर, तो ये 15 × 3 कितना हो गया, पहले आपने 15 को दोनों से करवाना है तो 15 × 3 हो गया आपके पास 45, तो 45x। अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है किसको 15 को 35 के साथ, तो 15 को जब हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 525। 5 को 10 से करवा दे कितना हो गया 50x और प्लस 5 × 12 कितना हो गया 60x, तो ये हो गया 50x और प्लस 60x। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 45x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 5 to 5 भी ऐसे ही रहेगा। 50 में आपने 60 प्लस कर दिया कितना हो गया 110x। अब ये क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसके पास इसको लेकर के आ जाए x वाली टर्म को, तो 5 अब 25 ऐसे ही रहेगा 110x माइनस का 45x। तो जब आप 110 में से माइनस करवाएंगे 45 तो ये बच जाएगा आपका 65x और यहाँ पर आ जाएगा 525। अभी 65 को हम इधर शिफ्ट करवा देंगे तो 525 अपॉन 65 और बराबर हो गया किसके x के। अब इसको आप सॉल्व कर लें, जब आप 525 को डिवाइड करवाएंगे 65 से तो ये देगा पॉइंट में आंसर, तो हम इसको डिवाइड नहीं करवा रहे बल्कि कैंसिलेशन करवा लें, क्योंकि हमें किस में चाहिए होता है फ्रैक्शन में आंसर चाहिए होता है। तो देखें 5 के टेबल से अगर हम इसको सॉल्व करवा लें तो ये हो गया 5 1 = 5 और 5 3 = 15। सेम ऐसे ही 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 5 5 = 25। तो ये आ गया x आ गया आपके पास कितना 125 अपॉन ये आ जाएगा 13।
अच्छा सॉरी, ये 5 वन ज़ा 5 और 5 यहाँ पर आएगा, ये गलत किया मैंने, 525 है ना, ये 125 पे नहीं आएगा बल्कि ये आएगा 10, क्योंकि 5 कंप्लीट कैंसिल हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 105। 10 से कितना हो गया 50 और 2 वहाँ चला जाएगा तो ये 105 आएगा, तो ये होगा 105, ये हो गया आपके पास 105 अपॉन 13, तो ये इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद चलते हैं इसके पार्ट 10 की तरफ। पार्ट 10 कह रहा है हमारे पास 6 अपॉन 2x माइनस 5 जी। तो अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 10 की तरफ। देखें पार्ट 10 भी बहुत आसान है, इसमें सिर्फ क्या है कि डिनोमिनेटर में बड़े एक्सप्रेशन दे दिए इन्होंने, तो हम क्या करेंगे कि पहले बजाय इसको एलसीएम निकालने, क्योंकि बड़े एक्सप्रेशन है एलसीएम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसका, हम इसको थोड़ा ईजी करते हैं। वो क्या है कि इस पूरे फ्रैक्शन को ना, ये पूरा फ्रैक्शन है, इसको हम इक्वल के बाद ले जाते हैं, क्योंकि इक्वल के बाद वैसे भी 0 है। तो ये 6 अपॉन 2x माइनस 5 को आप ऐसे ही रखें और ये फ्रैक्शन आप यहाँ लेकर के आ जाएं, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन x माइनस 3। अब आपने सिंपल ये करवाने के 6 को आप जो है वो यहाँ ले आएंगे और 4 को आप इस तरीके से, यानी 6 को आप इक्वल के बाद इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे ला करके, और 4 को आप इधर लेकर के आ जाएंगे। तो 4 जब इधर आएगा तो 2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा, सेम ऐसे ही 6 जो है वो x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया आपके पास 4 2 ज़ा 8x और माइनस 4 5 ज़ा 20 से, ये हो गया 6x और माइनस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। तो यहाँ पर देखें बड़ी वैल्यू कौन सी x की, 8x है, तो 6x को आप यहाँ लेकर के आ जाएं, तो 8x के साथ ये 6x प्लस का है, इधर आकर के हो गया माइनस का, ये माइनस का 18 है, इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है ना। ये 20 हमने यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, तो 8x में से आपने 6x माइनस कर दिया, कितने बचेंगे 2x, और यहाँ पर कितना बचेगा जस्ट 2। अब इस 2 को हटा दें यहाँ से, तो x बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर था ऑलरेडी, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या करके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर आ गया आपके पास वो कितना आ गया, जस्ट 1 आ गया। ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट 11। तो पार्ट 11 पर चलते हैं कि पार्ट 11 क्या कह रहे हैं। पार्ट 11 है आपके पास 7x माइनस 4 अपॉन 5 और बराबर हो जाएगा 7x प्लस 4 अपॉन 10। बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, क्योंकि दो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ को सॉल्व करना आपको आता ही है कि 10 को यहाँ लेकर के आ जाएं, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। 10 को यहाँ पर लेकर के आ जाएं और इस 7x माइनस 4 से क्या करवा दें मल्टीप्लाई, और इस 5 को इधर लेकर के आ जाएं, तो ये 5 जो है वो 7x प्लस 4 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 को आपने 7 से करवाया कितना हो गया 70x माइनस 10 को आपने 4 से करवाया कितना हो गया 40। 5 को आपने 7 से करवाया कितना हो गया 35x और प्लस 5 को आपने 4 से करवाया कितना हो गया 20। अब बड़ी वैल्यू कौन सी x की, ये वाली 70x है, तो 35 को हम इधर लेकर के आ रहे हैं, तो 70x माइनस 35x और 20 अपनी जगह पर रहा, इस प्लस के 40 को उधर लेकर के आ गए, तो ये प्लस का 40 हो गया। तो 70 में से आपने 35 निकाले, कितना बचेगा ये 35x बचेगा, और 20 प्लस 40 कितना हो गया 60। अब ये जो 35 है इसको आपने शिफ्ट करवाना है, तो 35 को आप शिफ्ट करवा देंगे, उधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये जाएगा x इज़ इक्वल टू 60 अपॉन 35। तो इसको 5 के टेबल से कैंसिल करवा दें, ये हो जाएगा 5 7 ज़ा 35 और 5 12 ज़ा 60। तो x बराबर हो गया आपके पास 12 अपॉन 7 के। अब हमारे पास इसका है पार्ट 12। तो पार्ट 12 पर चलते हैं। पार्ट 12 भी बहुत इजी है इसका। पार्ट 12 क्या कह रहा है, पार्ट 12 में लिखा हुआ है 3x माइनस 2 अपॉन 10 और बराबर हो गया आपके पास 7x माइनस 3 अपॉन 15 और माइनस 2 के। तो पहले आपको ये वाली बात पता है कि जहाँ पर भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 15 7x माइनस 3 अपॉन 15 है राइट हैंड साइड पर, और इसके साथ फिर माइनस 2 लिखा हुआ है। अब जाहिर है कि माइनस 2 के साथ इधर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। तो पहले हम 15 और 1 का एलसीएम लेंगे, यानी पहले हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अभी आप ऐसे ही रखेंगे। तो 15 और 1 का एलसीएम कितना गया 15। अब क्योंकि 7x माइनस 3 के नीचे 15 है और 15 के डिपेंड 15 किस पे आता है 1 पे, तो 7x माइनस 3 तो ऐसे ही आ जाएगा। और
1 के टेबल में 15 किस पे आएगा, 15 पे, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे 15 से, तो ये कितना हो गया 30। अब ऐसे ही 3x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, अपॉन 10 भी ऐसे ही रहेगा, बराबर हो गया ये 7x के और माइनस का 33 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की, और ये 15 आ गया। अब आपने सिर्फ जस्ट शिफ्टिंग करवानी है, 15 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो 15 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 2 के साथ। ये 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 7x माइनस 33 के साथ। तो ये हो गया आपके पास 15 इंटू 3 कितना हो गया, 15 इंटू 3 होगा 45, तो 15 इंटू 3 हो गया 45x माइनस 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, 10 इंटू 7 हो गया आपके पास 70x माइनस 10 इंटू 33 कितना हो गया 330। अब देंगे बड़ी वैल्यू कौन सी x की, ये 70 है, तो 45 को 70 के पास लेके आएंगे और नंबर को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 30 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 330 था, इधर आकर के क्या हो गया प्लस का 330, और 70x ऐसे ही रहा, इधर आकर के ये 45 क्या हो गया माइनस का x हो गया। तो यहाँ से आपके पास जस्ट बचे प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू की आएगा, तो इसका मतलब प्लस का 300 बचेगा आपके पास, और 70 में से जब आप 45 निकालेंगे तो कितना बचेगा 25 बचेगा। अब इस 25 को शिफ्ट करवा दें, तो ये हो जाएगा 300, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जा करके हो जाएगा डिवाइड, तो बराबर हो जाएगा x के। अब इसको आप कैंसिलेशन करवा दें, 300 के 25 के टेबल में ज़ाहिर है 300 आता है, तो हम 300 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 25 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 के। आप इसे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, 25 × 25 और 25 इंटू 12 कितना हो गया 300 हो गया। अब उसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, विच इज़ पार्ट नंबर 13। अब इसके 2 पार्ट और रह गए, क्योंकि इसके 15 पार्ट्स हैं और सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं। इसके बाद है 12x माइनस 3 अपॉन 12, और बराबर हो जाएगा ये 12x प्लस 3 अपॉन 8 के। भी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसको देखिए 8 को पहले यहाँ लेकर के आएंगे, 12 को यहाँ लेकर के आएंगे, तो सॉल्यूशन जब आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 12x माइनस 3 और 12 इधर आ जाएगा, तो ये 12 जो है वो इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो गया 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 कर लें आप कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो जाएगा 96x और माइनस 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। अब 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144x हो जाएगा, और प्लस 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। बड़ी वैल्यू x की 144 है, तो 96 को हम इधर लेकर के आ जाएंगे और नंबर को उधर लेकर, तो माइनस का 24 ऐसे ही रहा, ये प्लस का 36 है, यहाँ पर आकर के माइनस का 36 हो गया, 144x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 96 हो जाएगा इधर आकर के, तो 24 माइनस का और माइनस का 36, तो ये आपके पास हो गया माइनस का 60। और इसी तरीके से जब आप 144 में से माइनस करवाएंगे 96, तो ये बन जाएगा 48x, लेकिन किसका, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साइन आती है। अब इस नंबर को आप माने जाएँ तो माइनस का 60 और अपॉन 48 इज इक्वल टू x। तो देखें टेबल से ये सेम टेबल में आते हैं, तो कैंसिलेशन करवा दें, किस में आते हैं 12 में आते हैं, ये 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, तो इसका मतलब x का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/4। इसी तरीके से पार्ट इसका 14 है, पार्ट 14 पर चलते हैं। पार्ट 14 कह रहा है 1/4x प्लस x बराबर हो जाएगा माइनस के 3 और प्लस 1/2x के। तो यहाँ पर बहुत सारे x आपको नज़र आ रहे हैं, तो पहले सबसे पहले इनको सॉल्व कर लें आप। ये 1/4x है और ये प्लस का x है, तो इस x के नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1, ठीक है। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, ये 1/4x को हम ऐसे लिख सकते हैं x/4 और प्लस x, सेम ऐसे ही माइनस का 3 और ये हो जाएगा 1/2x है ना, तो आप इसको लिख लें x/2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x1 के साथ, तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 1 का 4 आ जाएगा, ये x ऐसे ही आ जाएगा, और इस 4 को आप डायरेक्ट x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना हो गया 4x। सेम ऐसे ही यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया 2, तो इस 2 ये माइनस के 3 को आप 2 से करवाएंगे, हो जाएगा माइनस का 6 और ये x ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल रोटेशन करवानी है, तो 2 यहाँ पर लेकर के आ जाए, 2 यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 4x, और ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का x। 4x प्लस x कितना हो गया 5x, और 5x को आप 2 से करवाएंगे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 10x हो गया। 4 को आपने माइनस x से करवाया माइनस का 24, और प्लस 4 को x से करवाया कितना हो गया 4x। अब इस 4x को हटा दें यहाँ से, तो ये 10x के पास चला जाएगा,
यहाँ पर प्लस का, इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 4x बराबर हो गया माइनस के 24 के। 10 में से आपने 4 माइनस करे कितने हो गया 6, तो 6x माइनस बराबर माइनस के 24 के, ये x ऐसे ही रहेगा, माइनस का 24 है डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो x का आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 4। अब बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ विच इज़ पार्ट 15। तो पार्ट 15 भी बहुत सिंपल है इसका, बिल्कुल पार्ट 14 के तरीके से होगा। ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2m और बराबर है m-3/2 के। तो सबसे पहले हम ये काम ही कर सकते हैं इसका कि इसमें एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि 2m के नीचे कुछ नहीं तो क्या है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी m के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करवाएंगे तो थोड़ा सा ये लेंदी हो सकता है। हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, वो क्या कि ये m यहाँ पर मौजूद है ना, और ये 2m है यहाँ पर, तो आप क्या करवा दें सिंपली कि इस 2m को शिफ्ट करवा के यहाँ ले आएँ और इस पूरे फ्रैक्शन को जो माइनस 3/2 है इसको वहाँ ले जाएँ। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई 1/3 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 3/2 इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस का 3/2। m अपनी जगह पर है, ये माइनस का 2m इधर आकर के वो प्लस का 2m इधर आकर के माइनस का। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर आप बड़ी वैल्यू को उठा करके ले आए, तो जैसे मैंने पीछे ही बताया था कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम सिर्फ सवाल को आसान बनाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो अगर बड़ी वैल्यू मूव कर सकती है और उससे हमारा सवाल ईजी हो जाता है तो हम बड़ी वैल्यू को मूव करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये दो फ्रैक्शन आ गए, तो इनका एलसीएम ले लें आप। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। 3 के टेबल में 6 किस पे आएगा 2 पे, तो उसके न्यूमरेटर को 2 से। 2 के टेबल में 6 आएगा 3 पे, तो C के न्यूमरेटर को 3 से। तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और 3 3 ज़ा 9। यहाँ से कितना बचेगा प्लस का m और माइनस का 2m, तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन किसकी आएगी बड़ी वैल्यू की यानी माइनस, तो माइनस का जस्ट m बचेगा। 2 में से आपने 1 माइनस करवाया 1 आएगा, तो 1 हम लिखते नहीं है। 9 + 2 कितना हो गया 11, और 11/6 इज इक्वल टू माइनस का m। अब यहाँ पर क्या है कि 11 और 6 तो एक टेबल में नहीं आते, इसका मतलब 11 और 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है माइनस का m। तो कभी भी जब आप वैल्यू मालूम करते हैं तो हम हमेशा पॉजिटिव वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं, तो ये माइनस को हम शिफ्ट करवा देंगे फ्रैक्शन के साथ। ये काम हो सकता है यहाँ पर ना, माइनस को आप फ्रैक्शन के साथ शिफ्ट करवा दें तो ये जाएगा माइनस का 11/6। यानी किया कि हमने भाई ये किया कि भाई ये m है ना, ये m के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो हमें तो पॉजिटिव वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी होती है, तो हमने खाली इस माइनस साइन को शिफ्ट करवा दिया। तो माइनस साइन जो है वो हम इस तरीके से शिफ्ट करवा सकते हैं कि ये आपके ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसके साथ आ जाए, क्योंकि अगर मैं इस m को वहाँ ले जाऊँ और इस 11/6 को यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस का m उधर जा करके प्लस का m हो गया, और ये 11/6 प्लस का तो उधर आकर के ये क्या हो गया माइनस का m, तो उससे हमें पॉजिटिव वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर इसके जो 15 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल पार्ट्स हैं। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वर्ड प्रॉब्लम के, ये नॉर्मली आते नहीं है पेपर में, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें गिवन है, हो सकता है कभी आ जाए पेपर में, तो हम इसको कर लेते हैं जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है, बहुत सिंपल है, हमें इक्वेशन बनानी है और फिर सॉल्व करना है। कह रहे हैं कि व्हेन 25 एडेड टू अ नंबर, जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में सिखाया था कि भाई किस तरीके से आप एक सेंटेंस को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 25 लिखा हुआ है, एडेड का मतलब प्लस होगा यानी सम होगा, टू अ नंबर नहीं पता हमें, तो हम उसको क्या सपोज कर सकते हैं कि वो क्या है हमारे पास x से। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 25 को हम किसी नंबर में क्या करवा रहे हैं ऐड, और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एंड द रिजल्ट इज़ हाफ्ड। हाफ्ड का मतलब क्या होता है देखिए मैं समझाता हूँ उसको। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है x, उसमें हमने ऐड करवाना है क्या 25। अब रिजल्ट इज़ हाफ, यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो 10 रुपये दिए और मैंने कहा कि भाई इसको जो है वो आधा कर दें आप, तो कितने हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5। तो इसका मतलब हाफ का मतलब क्या होता है कि इस पूरी चीज़ को आप डिवाइड करवा दें किससे 2 के साथ। तो ये बन गया आपके पास ये वाली स्टेटमेंट, यानी कहाँ तक बन गई वैन से लेकर के और ये हाफ तक बन गई। वैन 25 एडेड टू अ नंबर, यानी नंबर क्या है x से, उसमें हमने क्या ऐड करवा दिया 25 ऐड करवा दिया, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा हाफ आएगा, तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 2 करवा दिया। फिर आगे कह रहे हैं द आंसर इज़ 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी जो इसका आंसर आएगा, आंसर जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि हम इसको इक्वल के बराबर सपोज करेंगे। द आंसर इज़ 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी हम इसको 3x कह सकते हैं, क्योंकि जब ये जो है वो टाइम्स का लफ्ज़ आता है इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो x का क्या होगा 3 टाइम्स, यानी जो नंबर है हमारे पास जिसके बारे में हमें नहीं पता, अननोन नंबर है, उसका क्या होगा 3 टाइम्स, तो हमने इसको क्या लिख दिया 3x लिख दिया। अब ये आपके पास पूरी इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को आप सिंपली सॉल्व करवा लें। ये 2 यहाँ पर डिवाइड का है, वहाँ जा करके आप मल्टीप्लाई करवा दें इसको, तो ये हो जाएगा x + 25, और ये जब 2 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 2 कितना हो गया 6x हो गया।
अब ये वाला x से इसको आप इधर लेकर के आ जाए, शिफ्ट करवा दें, तो 25 ऐसे ही रहेगा। ये 6x माइनस x कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 25 बराबर हो जाएगा आपके पास किसके, 6x माइनस x कितना हो जाएगा 5 के, 5x हो जाएगा। अब देखें इस 5 को हमें हटाना है यहाँ से, तो ये वहाँ जा कर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास x बराबर 5/25, 25/5, तो 5 1 5 और 5 5 25, तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आ गया इसका वो कितना आ गया, 5 आ गया। यानी बहुत सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ आपने ये काम समझना है इसमें गौर से कि किस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी है। अगर आपको इक्वेशन बनानी आ गई तो फिर आप इसको इजीली जो है वो सॉल्व कर लेंगे सवाल को। अब उसके बाद बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। जी तो अब बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। इसके पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो क्या है, व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4। तो जब हम नंबर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर हमें पता नहीं है कौन सा है। तो अननोन की वैल्यू की बात करते हैं तो हम यहाँ पर इसको x सपोज कर लेते हैं। कह रहे हैं व्हेन अ नंबर इज़ एडेड टू 4, यानी हम ये कह सकते हैं कि x में हमने ऐड करवा दिया क्या, 4। कह रहे हैं द रिजल्ट इज़ इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा, रिजल्ट इज़ इक्वल, इसका मतलब इक्वल का साइन आएगा। सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ इट। ये 3 टाइम्स ऑफ इट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, जिस नंबर की हमें वैल्यू नहीं पता, जिसको हमने x सपोज किया हुआ है। तो हमें ये कह रहे हैं कि भाई इसमें से यानी 3 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर में से आप क्या माइनस कर दें, 10 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 10 के। सही है ना। पहले हमने यहाँ तक स्टेटमेंट बनाया, इसका लेफ्ट हैंड साइड बनाया, क्या था, व्हेन अ नंबर इज एडेड टू 4, तो हमने क्या कर लिया, x प्लस 4 बना दिया। फिर हमें दिया हुआ है कि द रिजल्ट इज इक्वल टू, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। फिर कह रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, तो हमने 3x माइनस 10 करवा दिया। अब आपने सिंपली क्या करना है कि ये 3x है तो इसके पास ये x उठा कर लेकर के आ जाएं, और ये माइनस का 10 है तो इधर लेकर के आप आ जाएं, तो 4 ऐसे ही रहेगा आपके पास, ये माइनस का 10 इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 10, 3x ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का x इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। अब 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14, और 3x माइनस x कितना हो गया, 2x। अब इस 2 को आप शिफ्ट करवा देंगे तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 बराबर x के, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो ये हो गया कितना, x बराबर 7 के आएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। सिंपल है बहुत ज़्यादा। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ, विच इज़ ये थोड़ा सा हमारे पास टेक्निकल है, तो इसमें हम जो है वो डाटा बना के सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं बिलाल इज़ 6 ईयर ओल्डर देन अली 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अच्छा, पहले अगर आप खाली इस फर्स्ट लाइन को पढ़ें जो कॉमा से पहले, कह रहे हैं बिलाल इज़ 6 ईयर ओल्डर देन अली, ठीक है। अब अली की एज इन्होंने नहीं बताई, खाली ये बताया कि भाई बिलाल जो है वो 6 साल बड़ा है किससे, अली से। तो आप पहले यहाँ पर लिख लें एज ऑफ अली, यहाँ पर आप लिख लें इसको लेट, क्योंकि हम ये लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, लेट एज ऑफ अली बी इज इक्वल टू एक्स, यानी हमने कह दिया कि भाई जो अली की एज है वो किसके बराबर है, एक्स की, क्योंकि अली की एज हमें मालूम नहीं है ना। तो अली की एज को हमने सपोज कर लिया यहाँ पर कि अली की एज कितनी है, एक्स से। अब उसके बाद बिलाल की जो एज है वो कितनी है, 6 ईयर ओल्डर, तो हम ये कह सकते हैं कि लेट एज ऑफ बिलाल कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि 6 साल बड़ा, तो हम x में क्या करवा देंगे, प्लस 6 करवा देंगे, ठीक है ना। अली की एज कितनी है हमें नहीं पता, तो हमने उसको x सपोज कर लिया। बिलाल की जो एज है वो, बिलाल कितना है, 6 साल बड़ा है अली से, तो हमने x प्लस 6 करवा लिया। फिर आगे कह रहे हैं 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 5 साल के बाद द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, यानी उन्होंने कहा भाई 5 साल के बाद इन दोनों की एजेस का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, 40 के। तो 5 साल के बाद मतलब x प्लस 5 कर दें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई अली की एज अभी जो है वो मान लीजिए कि 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, तो 10 प्लस 5 हो जाएगा, सिंपली ना। सेम ऐसे ही बिलाल की जो एज है उसमें भी आप प्लस 5 करवा देंगे। अब इसको आप क्या बना दें, इक्वेशन बना दें, ठीक है। इक्वेशन क्यों बना दें, अच्छा पहले यहाँ पर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वो क्या कि ये 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर है ना, तो हमने क्या करवा लिया, 6 प्लस 5 ये कितना हो गया, 11। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, देखें दोनों की एजेस का सम है, तो आप लिखेंगे x प्लस 5, ये हो गई अली की एज, और फिर बिलाल की एज कितनी है, x प्लस 11, तो ये हो गया प्लस x प्लस 11 बराबर किसके है, 40 के, यानी दोनों की जो एजेस का सम है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, सिंपल, ये x है और ये भी x है, तो इन दोनों को प्लस करवा दें। अब ये दोनों x हैं और ये दोनों नंबर्स हैं, तो पहले इन दोनों वेरिएबल को प्लस करवाया, तो ये हो गया 2x, फिर दोनों नंबर्स को करवाया, 11 प्लस 5 कितना हो गया, 16 बराबर हो गया 40 के। 16 है यहाँ पर, तो ये नंबर है, नंबर के पास ले जाएं इसको, तो 2x ऐसे ही रहेगा, 40 माइनस 16 प्लस का 16 थे, इधर आकर क्या हो गया, माइनस का 16, फिर 2x 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 24। अब इस 2 को शिफ्ट करवा देंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 और 2
12 ज़ 24, तो इसका मतलब x का आंसर कितना आ गया आपके पास, आ गया 12। अच्छा x जो है वो किसकी एज थी, तो x जो है वो अली की एज थी, ठीक है ना, अली की एज आपको हमने x मान के रखा था, तो इसका मतलब ये जो x इज इक्वल टू 12 है ये किसकी एज हो गई, अली की एज हो गई, ठीक है ना। ये x इज इक्वल टू 12 जो है वो किसकी एज है, अली की एज है। और अली की एज जो है उसको हमने क्या मान करके रखा था, x मान करके रखा था, तो हमारे पास जो आंसर आया वो अली की एज आ गई। अच्छा जो बिलाल की एज है वो +6 है, यानी x हमने कहा था भाई अली की जो भी एज होगी उससे 6 ईयर ओल्डर है, तो 12 में आप +6 करवा दें, ये हो गई अलीज एज। बिलाल की एज के लिए आप क्या करेंगे, आपने जस्ट ये करवा देना है x +6 करवा देना है, ठीक है ना। और हमें पता है कि भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, तो ये हो जाएगा 12 + 6 विच इज़ इक्वल टू 18, तो ये किसकी आ गई, बिलाल की एज आ गई, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 6.1 का, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हम इसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे वो इसके क्वेश्चन नंबर 5 का होगा, क्योंकि उसके 9 पार्ट्स हैं, तो फिर उसको मैं अलग सेपरेट वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड।